अब वैसे ही अच्छी शिकंजी बनाने के लिए अच्छा कारीगर की जरूरत थी, वैसे ही अच्छी कविता लिखने के लिए एक अच्छा कवि होना चाहिए, जिसे ये पता हो कि कितना विभाव डालना है, कितना अनुभाव डालना है और कितना व्यभिचारी भाव डालना है। जिसको ये सब पता होगा वो एक अच्छा कवि कहलाएगा, वो एक अच्छा कवि बन सकता है। तो इन सभी के मेल से हमें रस की निष्पत्ति होती है। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, अपनों का ख्याल रखते रखते अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखते रहें, क्योंकि एग्जाम कुछ पता नहीं कब कहाँ से टपक पड़े, एकदम से पता नहीं चलता है। क्योंकि एग्जाम आजकल ऐसे हो रहा है कि जब पता चलता है कि अभी नहीं है, एकदम से हमारे सर पर आकर बैठ जाता है। फिर हमें सोचते हैं कि यार पढ़ाई कैसे होगी, अब इतना समय नहीं बचा है कि पढ़ाई कैसे होगी। तो उस टाइम पे ये ना सोचना पड़े, तो उससे पहले अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी कर लो जिससे कि बाद में तुम्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पिछली 2 क्लासें हमने तुम्हारे कहने पर ली थी क्रिया की, जिसमें क्रिया को हमने बहुत अच्छे डिटेल में समझाया है। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रस संप्रदाय। रस होता है लेकिन हम उसको पढ़ेंगे संप्रदाय की तरह से। जब काव्य शास्त्र का संप्रदाय होता है, काव्य शास्त्र के अंदर 6 संप्रदाय होते हैं, उनमें सबसे पहला जो संप्रदाय है हमारा वो है रस संप्रदाय, जो कि बताता है कि कविताएं क्या हैं, किस तरह से कविता होती है, काव्य क्या है। काव्य के जो संप्रदाय हैं उनमें सबसे पहला जो संप्रदाय हमारा है वो कौन सा है? रस संप्रदाय। और उसी में हम पढ़ेंगे रस क्या होता है, रस के भेद कितने होते हैं, रस को जागृत करने वाला जो रस को कौन कौन जागृत करता है। ठीक है, रस हमारे असल में, और रस हमारी जिंदगी में क्या है, हमारी जिंदगी में क्या है और काव्य शास्त्र में क्या है रस, उसमें सभी में आज हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। बस ईमानदारी के साथ में क्लास को अटेंड करना है, कॉपी पेंसिल साथ में जरूर लेके बैठना है। मैं बार बार यही कहता हूं कि कॉपी पेंसिल जरूर लेके बैठना है, क्योंकि चीज़ों को जब तुम लिखते हो तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारी लिखते लिखते ही याद हो जाती हैं। बाकी बची चीज़ें हम रिवीजन में, 1 रिवीजन में, 2 रिवीजन में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है रस संप्रदाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ये कमेंट आ रही थी कि सर कंटेंट की क्लास भी होनी चाहिए। जो हमारी प्रैक्टिस की सीरीज चल रही थी उसके बीच में आप कंटेंट की क्लास भी होनी चाहिए। देखो क्या है कि जो क्वेश्चन आंसर हम करते हैं ना, उसके बीच में हमें कंटेंट भी पता होना चाहिए। खाली क्वेश्चन आंसर करने से कुछ नहीं होता है। जब तक कंटेंट पे पकड़ अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कंटेंट की क्लास भी बीच में लेनी शुरू करी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं जिनमें ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अब रस संप्रदाय है, रस का जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें सामने आती हैं। बच्चों के समझ में नहीं आता क्या है। आज की क्लास को अगर तुमने कंप्लीट देख लिया है, 2 क्लास भी हो सकती है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो अगर इसको कंप्लीट तुमने देख लिया है ध्यान से, तल्लीनता के साथ में, ईमानदारी से, तो इतना मैं वादा करता हूं आज के बाद में कभी रस तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी है उसको दबा लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहेंगी। शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है रस संप्रदाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं क्या है रस संप्रदाय। संस्कृत साहित्य रही, यहां पर काव्य शास्त्र कर लेना। ठीक है, संस्कृत काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय। कौन सा है? रस संप्रदाय। कितने संप्रदाय होते हैं? 6 संप्रदाय होते हैं। कितने? 6। पहला होता है रस संप्रदाय। ठीक है, अलंकार, रीति संप्रदाय, ठीक, ध्वनि संप्रदाय होगा। उसके बाद में 4 हो गए। उसके बाद में आता हमारा वक्रोक्ति संप्रदाय, और होता है हमारा फिर लास्ट में औचित्य संप्रदाय। ठीक है, ये सभी संप्रदाय हैं जो काव्य शास्त्र को डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि रस संप्रदाय है, रस बताता है कि कविता वो है जिसमें रस क्या होता है? प्रधान होता है उसमें। ठीक है, तो अलंकार कहता है, अलंकार वाला क्या कहता है?
अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो इस तरह से अलग अलग सभी संप्रदाय के जो आचार्य थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। जैसे कि रस है, अब रस के बारे में देखते हैं, रस को क्या है। तो रस क्या है? रस जैन श्रुति के अनुसार अगर हम देखें, जैन श्रुति के अनुसार अगर देखें तो रस के जो प्रणेता हैं, जो फाउंडर हैं, जो जनक हैं, वो कौन है? नंदिकेश्वर है। कौन है? नंदिकेश्वर। कहाँ? जैन श्रुति के अनुसार। आप जैन श्रुति क्या है? जन श्रुति मतलब जो जनता के द्वारा कही गई बातों को या सुनी सुनाई बातों को मान लेना। मैंने कोई बात कही, तुमने मान ली, तुमने कुछ कहा, तुमसे दूसरे ने मान ली, मतलब एक तरह से बस कह दिया किसी ने, उसको मानते हुए हम चल रहे हैं। तो उसको क्या होता है? जनता के द्वारा सुनी सुनाई बातों को मान लेना, मान्यता दे देना, तो वो क्या होगा? जन श्रुति। और सिर्फ जनता के कही हुई बातों को मान करके जो हम कहते हैं कि रस संप्रदाय के जो प्रणेता हैं वो कौन है? नंदिकेश्वर हैं। कौन है? नंदिकेश्वर। लेकिन जो हमारे पास लेखा जोखा प्राप्त है, जो हमारे पास सामग्रियां प्राप्त हैं, जो सबूत प्राप्त हैं हमारे पास, ठीक है, उन सबूतों के अनुसार, उन सामग्री के अनुसार जो लेखा जोखा हमारे पास है, सबूतों के अनुसार जो हम मानते हैं रस संप्रदाय के प्रणेता वो कौन है? आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि को माना गया है, जो हमारी पुरानी लाइब्रेरीज हैं उनमें से जो भी तथ्य मिले हैं, जो भी सबूत हमें मिले हैं, जो लेखे जोखे जो सामग्री हमारे पास प्राप्त हैं, उन सभी के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे रस संप्रदाय के जो प्रणेता होते हैं वो कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र। कौन सा? नाट्य शास्त्र। ठीक है, अब इन्होंने इस नाट्य शास्त्र में ही रस के बारे में बताया है। ठीक है, जो रस का जो सामान्य अर्थ होता है वो साधारणतः हम लोग क्या समझते हैं, जो रस होता है वो पदार्थ आदि के रस से मानते हैं। जैसे कि कोई नींबू का रस है, मौसमी का रस है, ठीक है, इन सभी के जो रस होते हैं, जो जूस होते हैं, उनको हम मानते हैं कि रस सिर्फ यही है। लेकिन काव्य शास्त्र में हम क्या मानते हैं? काव्य शास्त्र में जो रस का जो अर्थ होता है वो होता है काव्य आनंद। काव्य आनंद मतलब काव्य का आनंद, जो काव्य पढ़ा जाता है, जो काव्य सुना जाता है। अब काव्य आनंद क्या है? जिस काव्य को पढ़ करके, जिस काव्य को सुन करके और जिस काव्य को देख करके जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम काव्य आनंद कहते हैं और उसे ही हम रस कहते हैं। जिस भी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर, हम खुद पढ़ रहे हैं या फिर कोई सामने पढ़ रहा है उसको हम सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, जो नाटक होते हैं ना, नाटक जो रंगमंच पर नाटकशालाएं होती हैं, नाट्य शास्त्र जो उसी के अनुसार जो मेन जो नाट्य शास्त्र जो लिखा है ना भरत मुनि ने, वो रंगमंच पर जो प्रदर्शित किया जाता है उसी को दर्शाया गया है पूरे नाट्य शास्त्र में, और उसी के अंदर रस की अनुभूति डाली गई है और उसी के अंदर रस को समझाया है। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? काव्य को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो रस की अनुभूति होती है, जो रस आनंद, जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है, अब रस का ये तो हो गया काव्य शास्त्र के अनुसार इसका काव्य आनंद, जो रस का जो अर्थ होता है। ठीक है, सामान्यतः अर्थ तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन व्युत्पत्ति परक जो अर्थ होता है, यानी कि व्याकरणिक तौर पर अगर हम देखें जो व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है किसका? रस का, तो वो क्या होता है? वो होता है आस्वाद। क्या होता है? आस्वाद यानी टेस्ट। अब इसको ये मत कर देना आस्वाद। ठीक है, छोटा आ नहीं है यहाँ पर, बड़ा आ है। ठीक है, छोटा आ लगते ही ये स्वाद का विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक पंक्ति है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसा। रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, यानी कि रस का जो व्युत्पत्ति परक जो अर्थ होता है वो क्या है? आस्वाद होता है। क्या होता है? आस्वाद होता है। ठीक है, अब यहां देखो हम कुछ पॉइंट देखते हैं। यहां पर जब हम किसी, यहां देखो को ककी नहीं है, कोई कर लेते हैं इसको। ठीक है, जब हम कोई चीज बना रहे हैं, जब हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मिर्च, मसाला, नमक, पानी इत्यादि बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। मान के चलो जैसे कि हम
कोई शिकंजी बना रहे हैं, ठीक है, हमने शिकंजी बनाई। अब शिकंजी बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी, ठीक है, पानी, नींबू, मसाला, चीनी, ठीक है, पुदीना भी डाल लेते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो हम इनको हमारी आवश्यकता है, इन सभी को मिला करके हम एक चीज़ जो बनाते हैं, उसको पीने के बाद में हमें जो आनंद मिलता है, जो स्वाद होता है, उसको हम रस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, मतलब किसी एक चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। जैसे कि अभी बताया शिकंजी के लिए, या मैगी बना रहे हैं तो मैगी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैगी तो चाहिए, मसाला चाहिए, मिर्च, प्याज, नमक, हल्दी, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पानी भी चाहिए होता है। उन सभी को मिला करके जब हम बनाते हैं तब हमें मैगी का टेस्ट मिलता है, मैगी का स्वाद मिलता है, ठीक है। अब इन सभी को बनाने के लिए इन सभी का कोई उद्देश्य भी होता है। जो हम बना रहे हैं, मैगी बनाई है हमने, शिकंजी बनाई है, इन सभी का उद्देश्य होता है। क्या होता है? अब मैं तुमसे कहूँगा कि शिकंजी बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तुम कहोगे सर पानी, मतलब प्यास बुझाना। क्या कहोगे? प्यास बुझाना। मैं कहूँगा नहीं, प्यास बुझाना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है टेस्ट। क्या होता है? टेस्ट, यानी रस की प्राप्ति। क्या होता है? रस की प्राप्ति। अब जो हम शिकंजी बना रहे हैं, शिकंजी से कभी भी ध्यान रखना, प्यास नहीं बुझती है। शिकंजी पीने के बाद में और ज़्यादा प्यास लगती है। तो शिकंजी जो हम पीते हैं ना, वो गर्मी में सिर्फ और सिर्फ आनंद, रस या टेस्ट के लिए पीते हैं, ठीक है। तो जो उद्देश्य है शिकंजी बनाने का, मैगी बनाने का क्या उद्देश्य है? टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए कभी भी मैगी नहीं खाई जाती। मैगी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब हम आते हैं, जो हम काव्य लिख रहे हैं, मेन चीज़ हमारा काव्य जो लिख रहे हैं, काव्य को लिखने के लिए उसका जो उद्देश्य होता है, काव्य को लिखने के लिए भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। इन सभी के मेल से हमारे पास जो एक रस प्राप्त होता है, उसको हम काव्य से उत्पन्न, काव्य का जो आनंद होता है, ठीक है। अब काव्य का जो आनंद है, काव्य का जो लिखा जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? अब काव्य को जैसे कि कभी मैगी बनाने के लिए जो एक उद्देश्य था टेस्ट का, शिकंजी बनाने के लिए उद्देश्य था टेस्ट का, अब काव्य को लिखने का क्या उद्देश्य है? मतलब चीज़ें हम बनाए क्यों, या कभी कविता लिखे क्यों? कोई तो वजह होगी ना। कभी लिखे क्यों? अपने आनंद के लिए लिखता है, कभी या पैसों के लिए लिखता है, कभी ये भी एक उदाहरण है कि खुद के आनंद के लिए, मैं खुद को पसंद उसलिए भी कभी कविता लिख सकता है। लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है कवि का, वो होता है पाठक को आनंद की प्राप्ति होना। जो पढ़ने वाला है, कविता को जो पढ़ेगा, उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग कवि लिखता है। अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखता। कोई चीज़ मुझे पसंद आ रही है, मैं अपने ऊपर नहीं लिखूंगा उसको, मैं उसको लिखूंगा जब सभी के लिए, यहाँ बैठे हुए क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 90-95 को तो वो चीज़ पसंद आनी चाहिए, तभी लिखने का कोई फायदा है, ठीक है। तो कविता का जो उद्देश्य है वो है आनंद की प्राप्ति, यानी कि पाठक को आनंद की प्राप्ति। यहाँ तक बेसिक जानकारी क्लियर हुई? बताओ जल्दी से, यहाँ तक बेसिक जानकारी क्लियर हुई या नहीं? बुझा गया या बुझ गया? बता देना, बुझा गया या बुझ गया। बुझ गया तो फिर बता देना, दोबारा बताया जाएगा। अगर बुझा गया तो अच्छी बात है, बुझा गया मतलब समझ आ गया, ठीक है। अब काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो हमें रस की आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसे हम रस अनुभूति कहते हैं। अब रस अनुभूति क्या है? अब ये भी दिमाग में आएगा कि रस अनुभूति क्या है, ठीक है। रस अनुभूति मतलब कोई चीज़ हमने पहली बार खाई, ठीक है, पहली बार हमने शिकंजी पी। अब शिकंजी पीने के बाद में हमें कुछ अनुभव मिलेगा ना उससे, जो उसका टेस्ट है, जो उसका स्वाद है, उसके हमें कुछ अनुभव मिलेगा। अब वो जो रस हमें मिल रहा है, उसका जो हमें अनुभव मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं रस अनुभूति, ठीक है। अब रस अनुभूति क्या है, ठीक है। आते हैं हमारे भरत मुनि जी, यहाँ से शुरू होती है, देखो मेन चीज़। अब भरत मुनि जी जो आते हैं,
भरत मुनि आते हैं, कहते हैं रस क्या है, जिसकी अनुभूति हो रही है, उसी को बताने के लिए भरत मुनि लिखते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति। क्या देखो यहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसमें क्या आ गया, विभाव आ गया है, इसमें अनुभाव आ गया है, इसमें व्यभिचारी भाव आ गया है, तीनों भाव आ गए हैं। ठीक है, अब इन तीनों भावों के मेल से, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये सभी मिलने के बाद में हमें रस की प्राप्ति होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने देखा था शिकंजी को। अब शिकंजी को बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होता था, ठीक है, नींबू चाहिए था, चीनी चाहिए थी, पुदीना चाहिए था। इन सभी चीज़ों से मिलाने के बाद में हमें रस की प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, अब वैसे ही जब कविता को लिख रहे हैं, कविता के लिए हमें क्या चाहिए होगा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सभी से हमें रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अब ये जो शिकंजी है, जो ये शिकंजी हम बना रहे हैं, अब ये शिकंजी है खुद ही तो यूं ही तो बन नहीं जाती है। अब इसको बनाने के लिए, एक अच्छी शिकंजी बनाने के लिए एक अच्छा कारीगर चाहिए, जो कि जिसको पता हो कितने पानी में कितना नींबू डालना है, कितनी चीनी डालनी है, कितना मसाला डालना है। अब ऐसा नहीं है कहीं तुम जाओगे 10 ठेले अगर तुम्हें दिख रहे हैं शिकंजी के, 10 दुकानें शिकंजी की दिख रही हैं, तो 10 की 10 दुकानों पर तुम्हें पसंद नहीं आएगी शिकंजी। किसी एक दुकान पर सबसे ज़्यादा पसंद आएगी और उस पर सबसे ज़्यादा भीड़ भी तुम्हें मिलेगी। तो अब वहाँ क्या है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी मिल रही है वो क्या है, सबसे अच्छा कारीगर है। अब वैसे ही अच्छी शिकंजी बनाने के लिए अच्छा कारीगर की जरूरत थी, वैसे ही अच्छी कविता लिखने के लिए एक अच्छा कवि होना चाहिए, जिसे ये पता हो कि कितना विभाव डालना है, कितना अनुभाव डालना है और कितना व्यभिचारी भाव डालना है। जिसको ये सब पता होगा वो एक अच्छा कवि कहलाएगा, वो एक अच्छा कवि बन सकता है। तो इन सभी के मेल से हमें रस की निष्पत्ति होती है। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताओ दो। ठीक है, बहुत आसान वे में, बिल्कुल साधारण भाषा में, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के जो उदाहरण होते हैं मिलते जुलते, उनसे मैंने यहाँ तुमको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ भरत मुनि तक हमारी कहानी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, रस क्या है, उसके बाद में यहाँ आते हैं हमारे भाव। अब तक हमने देख लिया है कि रस क्या है, रस के आगे हम देखेंगे अब विभाव के बारे में, यानी कि भाव एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। और क्लास कैसी लगी, समझ में कितना आया, रस सूत्र जो आज हमने दिए हैं, रस संप्रदाय जो आज हमने पढ़ा है, वो किस हद तक तुम्हारे समझ में आया है। मैं तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने कोशिश भी की है पूरी तरह से तुम्हें समझाने की, और उम्मीद ये करता हूं कि पूरी तरह से तुम्हारे समझ में भी आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना, और जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, जिससे ताकि सभी को पता चल सके कि क्लास ली जा रही है, कंटेंट की क्लास कितनी डिटेल में यहाँ पढ़ाई जा रही है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, रस के आगे का जो भाग है उसको कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।